नमस्कार। पिछले वीडियो में हम फिरोज शाह तुगलक की गृह नीति के अंतर्गत उसकी राजस्व व्यवस्था के दोषों, साथ ही साथ उसके द्वारा अपनी राजकीय आय में वृद्धि हेतु तथा सिंचाई कार्य को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए जो नहर निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया गया था उसके ऊपर, और तत्पश्चात उसके द्वारा करवाए गए सार्वजनिक निर्माण कार्यों के ऊपर है वो चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम फिरोज शाह तुगलक की गृह नीति के अंतर्गत या उसके आंतरिक प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत उसकी न्यायिक व्यवस्था और उसके परोपकारी कार्यों पर चर्चा करने के साथ साथ फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में शिक्षा और साहित्य की उन्नति के लिए क्या प्रयास किए गए, उसके शासनकाल में है वो दास प्रथा का सर्वाधिक विस्तार हुआ, जिसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा सर्वाधिक प्रोत्साहन प्रदान किया गया। इसी प्रकार फिरोज शाह तुगलक के जो सैनिक सुधार थे, उन सैनिक सुधारों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और फिरोज शाह तुगलक की जो धार्मिक नीति है, कई बार उसके ऊपर अलग से प्रश्न भी पूछा जाता है, बहुत बार, तो उसके ऊपर हम उससे कल वाले वीडियो में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में हम फिरोज शाह तुगलक की न्यायिक व्यवस्था और उसके परोपकारी कार्यों के ऊपर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम देखिए, हम सभी जानते हैं कि फिरोज शाह तुगलक जो है, उसको जो सिंहासन या जो सत्ता है वो उलेमा वर्ग के कृपा से ही प्राप्त हुई थी या उलेमा वर्ग के सहयोग से ही प्राप्त हुई थी। और चूंकि वो एक हिंदू माता का पुत्र था, ऐसी स्थिति में उस पर अपने आप को एक कट्टर सुन्नी मुसलमान सिद्ध करने का दबाव भी था। इन परिस्थितियों में उसने अपने आप को एक कट्टर सुन्नी मुसलमान सिद्ध करने के लिए और साथ साथ में उलेमा वर्ग को संतुष्ट करने के लिए न केवल अपने शासन प्रबंध बल्कि अपनी न्यायिक व्यवस्था में भी और अपने राजत्व के सिद्धांत को भी पूर्णतः इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित करने का प्रयास किया। यही कारण है कि उसके शासनकाल में जो दिल्ली सल्तनत है वो एक प्रकार से सांप्रदायिक राज्य के रूप में वो परिवर्तित होती हुई दिखाई देती है। संपूर्ण सल्तनत काल में दिल्ली सल्तनत का जो सांप्रदायिक स्वरूप है वो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ही दिखाई देता है। और फिरोज शाह तुगलक की न्यायिक व्यवस्था भी इससे अछूती नहीं थी। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी न्यायिक व्यवस्था को पूर्ण रूप से इस्लामी कानूनों पर आधारित करने का प्रयास किया। उसने सर्वप्रथम इसके अंतर्गत उलेमा वर्ग को संतुष्ट करने के लिए धर्म विभाग, शिक्षा विभाग और न्याय विभाग के समस्त पदों को है वो उलेमा वर्ग के लिए सुरक्षित कर दिया। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? महज उलेमा वर्ग को संतुष्ट करना। इस प्रकार न केवल उसकी प्रशासनिक व्यवस्था में बल्कि उसकी शिक्षा, उसके परोपकारी कार्यों के साथ साथ उसकी न्यायिक व्यवस्था में भी धार्मिक हस्तक्षेप है वो पूर्णतः व्याप्त हो गया। उलेमा वर्ग के प्रभाव में आकर ही उसने अपने पूर्ववर्ती सुल्तानों द्वारा उलेमा वर्ग के छीने गए विशेषाधिकारों को पुनः बहाल कर दिया। उनके वंशानुगत अधिकारों को फिरोज शाह तुगलक द्वारा पुनः बहाल किया गया। फिरोज शाह तुगलक स्वयं को केवल इस्लामी प्रजा का ही शासक मानता था और सदैव उन्हीं के हित के लिए ही उसने कार्य करने का प्रयास किया। यहाँ तक कि उसने अपनी न्यायिक व्यवस्था में भी दोहरे मापदंडों का अनुसरण किया। उसने मुस्लिम जो अपराधी थे उनके लिए दंड विधान को है वो उदार बनाया, परंतु इसके अपेक्षाकृत उसने गैर मुसलमानों और हिंदुओं के लिए, गैर मुसलमानों यानी हिंदू आदि जो थे उनके लिए दंड विधान को पूर्व की भांति है वो अत्यंत कठोर रहने दिया।
इसी प्रकार उसने मुस्लिम अपराधियों को दी जाने वाली जो शारीरिक यातनाएं थी उन यातनाओं को भी बंद करवा दिया। उसके ये सभी जो निर्णय थे ये पूर्णतः धर्म से प्रभावित थे। इस प्रकार उसकी जो न्यायिक व्यवस्था थी वो पूर्णतः फिरोज शाह तुगलक की जो न्यायिक व्यवस्था थी वो पूर्ण रूप से है वो धर्म पर आधारित थी और पूर्ण रूप से है वो इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित थी। इसी प्रकार फिरोज शाह तुगलक के जो परोपकारी कार्य थे, जब हम फिरोज शाह तुगलक के है वो परोपकारी कार्यों के ऊपर चर्चा करते हैं तो हमारे सामने जो सबसे बड़ा प्रश्न आता है वो यही है कि क्या उसके परोपकारी कार्य भी धर्म से प्रभावित थे। तो हम देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने जितने भी परोपकारी कार्य किए थे उन पर भी धर्म का प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, क्योंकि वह न केवल उसका शासन प्रबंध, उसका राजत्व सिद्धांत, उसकी न्यायिक व्यवस्था, उसका धर्म शिक्षा व्यवस्था आदि सभी पूर्णतः वो धार्मिक या धर्म से वो पूर्ण रूप से प्रभावित है। उसके परोपकारी कार्य भी है वो पूर्ण रूप से धर्म से प्रभावित है, क्योंकि वह अपने आप को अपने राजत्व के सिद्धांत के अनुरूप स्वयं को केवल मुस्लिम प्रजा का ही वास्तविक शासक मानता था। वह परोपकारी कार्यों में गहरी रुचि रखता था, परंतु उसने जो भी परोपकारी किए केवल मुस्लिम प्रजा के उत्थान, नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए ही किए। उसने दिल्ली में बेकार मुसलमानों के लिए एक रोजगार दफ्तर की स्थापना की, केवल मुसलमानों के लिए। इस रोजगार दफ्तर में जो बेकार मुस्लिम थे उनका नाम लिखा जाता था और उन्हें उनकी योग्यता के अनुरूप आवश्यक काम दिलाने में वो मदद की जाती थी। इसी प्रकार फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली में एक दानशाला भी स्थापित की गई जिसे दीवान खैरात नाम दिया गया। इस दीवान खैरात की स्थापना का उद्देश्य क्या था? निर्धन और जो असहाय मुसलमान थे उनकी वयस्क पुत्रियों के विवाह की व्यवस्था है वो सरकारी खर्चे पर की जाती थी। साथ ही साथ जो मुस्लिम विधवाएं और जो अन्य अनाथ बच्चे थे उनकी परवरिश भी इस नव स्थापित विभाग के द्वारा की जाती थी। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने एक दिल्ली में ही एक चिकित्सालय दारुल शफा की भी स्थापना की थी। दिल्ली स्थित इस चिकित्सालय में या दारुल शफा में मुसलमानों को है वो निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के साथ साथ उनके भोजन की भी निःशुल्क भोजन और रहने की व्यवस्था भी है वो निःशुल्क की गई थी। इसी प्रकार उसने राजधानी दिल्ली की ओर आने और जाने वाले प्रमुख मार्गों पर सरायों की स्थापना की थी। इन सरायों में है वो मुस्लिम व्यक्तियों के है वो रहने खाने के लिए है वो एक प्रकार से वो पूर्णतः निःशुल्क है वो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। इसी प्रकार फिरोज शाह तुगलक जो है वो एक परोपकारी होने के साथ साथ एक अच्छा विद्वान और विद्वानों का संरक्षक भी था। फिरोज शाह तुगलक की गृह नीति के अंतर्गत जो हमारा अगला बिंदु है वो है शिक्षा और साहित्य का विकास। देखिए, जो समकालीन इतिहासकार हैं, चाहे वो शम्स शिराज अफीफ हो, चाहे जियाउद्दीन बर्नी हो, चाहे फरिश्ता हो, उनके वृत्तांतों से स्पष्टतः दिखाई देता है कि फिरोज शाह तुगलक जो है वो एक विद्वान होने के साथ साथ विद्वानों का संरक्षक और साहित्यकारों का संरक्षक होने के साथ साथ एक अच्छा लेखक भी था। यही कारण है कि उसने शिक्षा और साहित्य के संरक्षण और उसकी उन्नति में है वो विशेष रुचि ली। समकालीन इतिहासकारों के वृत्तांतों से पता चलता है कि उसने दिल्ली सल्तनत में अनेक स्थानों पर पाठशालाओं और विद्यालयों की स्थापना की, जिनमें उसके द्वारा
अनेक विद्वान मुस्लिम लोगों को नियुक्त किया गया। इन शिक्षण संस्थाओं को सरकार की ओर से नियमित अनुदान देने की व्यवस्था है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। साथ ही साथ इन शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की भी, केवल मुस्लिम मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था की गई थी। साथ ही फिरोज शाह तुगलक ने साहित्यकारों और जो विद्वान थे उनको संरक्षण प्रदान करने के साथ साथ उनकी अनेक प्रकार से है वो सहायता करने का प्रयास किया। जियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज अफीफ ने उसी के संरक्षण में वो अपने ग्रंथों की रचना की थी। दोनों ने ही तारीख फिरोज शाही नामक ग्रंथ की रचना की थी। यद्यपि जियाउद्दीन बर्नी को फिरोज शाह तुगलक द्वारा है वो बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया था। फिरोज शाह तुगलक चूंकि स्वयं एक अच्छा विद्वान था, उसके दर्शन शास्त्र और खगोल शास्त्र में भी गहन रुचि थी। यही कारण है कि उसने भारतीय दर्शन और खगोल शास्त्र से संबंधित प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। इसी प्रकार के एक भारतीय दर्शन और खगोल शास्त्र से संबंधित ग्रंथ का फारसी अनुवाद उसके द्वारा दलाइल फिरोज शाही के नाम से करवाया गया था। वह एक विद्वान होने के साथ साथ अच्छा लेखक भी था। उसने अपनी आत्मकथा या आत्म जो चरित्र है वो स्वयं लिखा, फुतुहात फिरोज शाही के नाम से फारसी भाषा, जिससे हमें फिरोज शाह तुगलक के व्यक्तिगत चरित्र को जानने में सर्वाधिक सहायता मिलती है। फिरोज शाह तुगलक की गृह नीति के अंतर्गत जो अगला बिंदु है वो उसकी दास व्यवस्था। देखिए, बहुत बार इसके ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं। जो न्यू पैटर्न है, चाहे नेट हो, नेट के एग्जाम्स हो या फर्स्ट ग्रेड वगैरह के एग्जाम, उनमें बहुतों बार उसकी दास प्रथा के ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ तक कि दासों की अलग अलग विभागों में कार्यरत दासों की संख्या भी पूछी जा चुकी है। फिरोज शाह तुगलक की जो है, फिरोज शाह तुगलक को बड़ी संख्या में है वो दासों को रखने का शौक था। यहाँ तक कि उसने जो अपने प्रांतीय अधिकारी थे, उन प्रांतीय अधिकारियों को नियमित रूप से दास भेजने का एक स्थायी आदेश दे रखा था। यही कारण है कि उसके शासनकाल में दास प्रथा को विशेष प्रोत्साहन मिला। सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा जो दास रखने का जो रिकॉर्ड है वो फिरोज शाह तुगलक के ही नाम है। फिरोज शाह तुगलक के बाद जो दूसरा सुल्तान था जिसके पास सर्वाधिक दास थे वो अलाउद्दीन खिलजी था। फिरोज शाह तुगलक के पास लगभग दासों की संख्या वो 1,80,000 थी। इन 1,80,000 दासों में से 40,000 दास दिल्ली स्थित उसकी राजधानी में उसकी व्यक्तिगत सेवा में नियुक्त थे, जबकि शेष 1,40,000 जो दास है वो विभिन्न प्रांतों में प्रांतीय अधिकारियों के अधीन नियुक्त किए गए थे तथा प्रांतीय अधिकारियों को उनकी जो व्यवस्था है वो करने का है वो कठोर आदेश दिया गया। इन दासों की देखरेख और इनकी व्यवस्था करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने एक केंद्रीय विभाग भी स्थापित किया था जिसे दीवान बंदगान के नाम से जाना जाता है। दीवान बंदगान के नाम से जाना जाता है। फिरोज शाह तुगलक के जो दास थे ये न केवल दिल्ली सल्तनत के राजकोष पर एक भार थे, बल्कि इन्होंने फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल और उसकी मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकार संबंधी मामले थे उनमें भी गंभीर हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था
और जो आधुनिक इतिहासकार हैं उन इतिहासकारों ने तुगलकों के पतन का एक प्रमुख कारण भी इन दासों को ही माना है। फिरोज शाह तुगलक ने इन दासों को अपने शासनकाल में अत्यंत महत्वपूर्ण पद है वो प्रदान किया था। उसकी लज्जर प्रशासनिक व्यवस्था, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था के दोषों के पीछे भी उसके ये दास ही थे जिन्हें फिरोज शाह तुगलक ने वो अत्यधिक महत्व दिया था। फिरोज शाह तुगलक की गृह नीति के अंतर्गत जो अगला बिंदु है वो है उसकी सैनिक व्यवस्था। देखिए, हम फिरोज शाह तुगलक के सुधारों को, उसने जो कुछ सैनिक व्यवस्था से संबंधित जो नियम बनाए थे उनको हम सुधार नहीं कह सकते, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने सैन्य व्यवस्था में जो नए नियम जारी किए थे वो एक प्रकार से उसके सुधारों की अपेक्षा, उन नियमों ने सुधारों की अपेक्षा उसकी सैनिक व्यवस्था को बदतर बनाने का ही प्रयास किया। इसी कारण हम उसकी जो सैनिक नियम थे उनको हम सैनिक सुधारों की अपेक्षा सैनिक नियम कहना ही उचित रहेगा। फिरोज शाह तुगलक, हम सभी जानते हैं कि फिरोज शाह तुगलक है वो न तो एक योग्य योद्धा था और न ही एक अच्छा सेनानायक था। इसके बावजूद उसने अपनी सैनिक व्यवस्था में है वो कुछ नए नियम लागू करने का प्रयास किया, परंतु उसने इन नए नियमों, उसके इन नए नियमों ने उसकी सैनिक व्यवस्था को शक्तिशाली बनाने की बजाय उसे और भी अधिक दुर्बल बना दिया। फिरोज शाह तुगलक के जो ये नियम थे जिन्होंने उसकी सैनिक व्यवस्था को और अधिक दुर्बल बनाया, इनमें सबसे प्रमुख है कि उसने अपने जो नियमित और जो स्थायी सैनिक थे उनको वेतन के बदले, उनको नगद वेतन के बदले जागीरें देना प्रारंभ कर दी। नियमित सैनिकों को फिरोज शाह तुगलक के समय जो जागीरें दी जाती थी उन्हें वजह कहा जाता था, परंतु इस व्यवस्था का एक सबसे महत्वपूर्ण दोष ये था कि इससे सैनिक अनुशासन जो था वो लड़खड़ा गया। सैनिक जो थे उन्होंने अपने सैनिक कार्यों की तुलना में अपनी जागीरों के प्रबंध में है वो अधिक रुचि लेना प्रारंभ कर दिया। कुछ ऐसे सैनिक भी थे जिन्होंने अपनी जागीरों को या जागीरों में लगान वसूली का जो काम है वो पेशेवर ठेकेदारों को सौंप दिया, अर्थात अपनी जागीरों का एक प्रकार से है वो पेशेवर ठेकेदारों को उप ठेके पर दे दिया, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ा। दूसरा जो उसकी सैनिक व्यवस्था का जो दूसरा सबसे बड़ा दोष है वो यह था कि उसने सैनिक व्यवस्था को एक प्रकार से वंशानुगत बना दिया, या ऐसा कह सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने सेना में जो पद थे उनको स्थायी बना दिया। इसका परिणाम यह निकला कि सेना पूर्णतः शक्तिहीन हो गई। फिरोज शाह तुगलक की सैन्य व्यवस्था में किसी सैनिक के बूढ़े हो जाने पर या अन्य किसी कारण से सैनिक सेवा के योग्य न रह जाने पर भी उस सैनिक को सेवा से नहीं हटाया जाता था। ऐसी स्थिति में वह अपने पुत्र, दामाद या किसी दास को अपने स्थान पर भेज सकता था। इस प्रकार फिरोज शाह तुगलक की जो सैन्य व्यवस्था थी वो न केवल स्थायी बल्कि वंशानुगत भी हो गई थी, और इसका सबसे बड़ा परिणाम यह निकला कि फिरोज शाह तुगलक की जो सेना थी वो एक प्रकार से शक्तिहीन हो गई। फिरोज शाह तुगलक की गृह नीति के अंतर्गत उसकी धार्मिक नीति भी आती है, जो 11वां बिंदु होगा उसका। लेकिन बहुत बार फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति के ऊपर है वो अलग से प्रश्न भी पूछा जाता है। अगले वीडियो में हम फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक जो नीति है
उस धार्मिक नीति के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।